मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात। राज्य में फसल भंडारण क्षमता पर हुई चर्चा। सीएम ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह जल्द आएंगे प्रदेश दौरे पर। पानीपत में आयोजित लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। लघु एवं कुटीर उद्योगों से आत्मनिर्भर भारत बनाने पर हुई चर्चा। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हुआ समापन। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने लिया भाग। बाली व कुरुक्षेत्र को जोड़ने वाले सांस्कृतिक संग्रहालय की संभावना पर हुई चर्चा। दूरदर्शन ने आज अपनी शानदार यात्रा के 66 वर्ष किए पूरे। भारत में 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन से प्रसारण युग का हुआ था शुभारंभ। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। मैं हूं पायल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और कई समस्याओं का समाधान भी निकाला गया। बैठक में भंडारण क्षमता को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें हरियाणा को मिलने वाली भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 3 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया गया है। साथ ही गेहूं और चावल के बकाया भुगतान को भी क्लियर करने पर सहमति बनी। टूटा चावल को लेकर भी नीतियों पर चर्चा हुई। बैठक हुई है, हमारे 7-8 मुद्दे थे जिन विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और लगभग सभी मुद्दे सॉल्व हुए हैं। परंतु हमने कहा कि जब उसका सर्वे हुआ, सर्वे में 30 लाख मीट्रिक टन का था तो उसको अलाउ कर दिया है कि अब वो 30 लाख मीट्रिक टन उसमें होगा। और हमारा गोडाउन्स के अंदर जो सेंट्रल पूल के अंदर हमारा जो 25% गेहूं और 10% चावल का पिछले कई वर्षों से कुछ पैसा रुका हुआ था, उसमें कुछ थोड़ी क्यूरी थी, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। टूटे हुए चावल की बात कही थी, उसके लिए हमने कहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर सेवा पखवाड़ा शुरू किया जाएगा, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे का भी जिक्र हुआ, जहां पर वे 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है और स्वस्थ महिला और सशक्त परिवार, उसको लेकर के हमने बड़े लार्ज स्तर के ऊपर योजना बनाई है और योजना बना करके उसमें कार्यक्रम, हमारे सेवा के कार्यक्रम चलने वाले हैं। हर विभाग ने अपनी अलग अलग योजना बनाई है, क्योंकि ये पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये चलने वाला है और इस पखवाड़े में महिलाओं से संबंधित सभी सेवाओं के कार्य वो चलने वाले हैं। हाँ, जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉज हैं उसको लेकर के, क्योंकि हमने उसकी सारी प्रक्रिया हरियाणा के अंदर पूरी कर ली है और आदरणीय अमित शाह जी उसमें रहने वाले हैं। उसकी जो एग्जीबिशन लगेगी 3 क्रिमिनल लॉ की, और कुरुक्षेत्र के अंदर लगेगी और आदरणीय अमित शाह जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज लघु उद्योग भारती की तत्वाधान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत की। पानीपत में कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की। इस मौके पर देश भर से आए लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने संवाद स्थापित किया और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हरियाणा और हरियाणा वासियों के योगदान पर विस्तार से चर्चा भी की। क्षेत्र के अंदर ये लघु उद्योग भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इस क्षेत्र में पानीपत अपने आप में
एक उद्योगों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लघु उद्योग भारती द्वारा यहाँ पहली बार राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना ये हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है। यह दिखाता है कि हरियाणा विशेषकर पानीपत न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यह आर्थिक विकास और औद्योगिक नवाचार का भी एक जीवंत केंद्र ये बन रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और स्थानीय उत्पादन को वैश्विक मंच पर स्थापित करना रहा। नेताओं ने स्पष्ट किया कि सरकार लघु उद्योगों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर सके। बड़ा गैर सरकारी संगठन है, उस नाते से यहाँ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आए, आपका आभार, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। रॉ मटेरियल के उपयोग करके और हम उसका कोई अलग से उत्पाद बनाते हैं, देश के लोग, दुनिया के लोग उसका उपयोग करते हैं और अर्थोपार्जन या आर्थिक लेन देन ये व्यापार में उद्योग में सबसे बड़ा होता है। अंबाला में रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इंजीनियर्स डे के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर 75 वर्ष व 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ इंजीनियरों को सम्मानित किया गया। हरविंदर कल्याण ने कहा कि देश की प्रगति में इंजीनियरों की भूमिका अहम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की सराहना की और युवाओं को इंजीनियरिंग और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। प्रकार की इंजीनियरिंग के माध्यम से जो आज देश आगे बढ़ रहा है, तो अगर मैं कहूं कि देश की प्रगति की रीढ़ में हम सब इंजीनियर हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। आप सबका सेवा भाव, आप सबकी ये सोच, जहां कम वहां हम, कहीं स्पीड ब्रेकर के ऊपर पट्टी लगानी है, कहीं साइन बोर्ड लगाना है, कहीं अस्पतालों में सेवा करनी है, कहीं कोरोना काल के अंदर राशन पहुंचाना है। ये वास्तव में प्रेरणा देने वाली बात है। प्रधान नरेश चोपड़ा ने एसोसिएशन के कार्यों की जानकारी दी, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और कोरोना काल में सेवा कार्य शामिल है। वरिष्ठ उप प्रधान मनमोहन मैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में इंजीनियरों की बड़ी भूमिका होगी। अपने काम के प्रति डेडिकेशन, ईमानदारी और उससे काम करें ताकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो 2047 में विकसित भारत का जो उनका सपना है, वो इंजीनियर ही पूरा कर पाएंगे। और इंजीनियर्स का सहयोग रहेगा तो ये और अच्छे तरीके से होगा। तो इसी का उन्होंने आह्वान किया। अगर हम देखें अम्बाला में जो बाढ़ की जो चीजें आ रही हैं, तो उसमें भी उन्हीं का जो यूज किया हुआ सिस्टम है वो काम आ सकता है तालाब बनाने से। आज उनका जन्मदिन है, उन्होंने बड़े बड़े डैम बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उनको ऑनर किया और हिंदुस्तान ने तो उनके जन्मदिन को इंजीनियर डे के लिए नॉमिनेट कर दिया कि जिस दिन उनका जन्मदिन होगा उसी दिन इंजीनियर डे बनाया जाएगा। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन समुद्र तट पर यज्ञ के साथ हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, विदेश मंत्रालय की सचिव नीना मल्होत्रा और अमित अग्रवाल ने भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम में बाली और कुरुक्षेत्र को जोड़ने वाले सांस्कृतिक संग्रहालय की संभावना पर चर्चा हुई। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता केवल आस्था नहीं अपितु विश्व की आवश्यकता है। आयोजकों ने बाली प्रशासन व भारतीय उच्च आयोग का आभार जताया। हरियाणा के बीच में जो सांस्कृतिक भाव है, सद्भाव है, और ज्यादा बढ़े, जो कल्चरल सद्भाव और ज्यादा बढ़े, उसके लिए प्रयास जारी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, भारत सरकार के थ्रू, कि यहाँ पर एक सांस्कृतिक केंद्र बने,
बाली के अंदर, और उसी तरह का केंद्र भारत में कुरुक्षेत्र में बने, इस बात के लिए प्रयास जारी हैं। हरियाणा का गौरव है जो पूरे विश्व की प्रेरणा बन रहा है, तो हरियाणा की ओर से वहाँ के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी यहाँ पूरा समय इस महोत्सव में साथ साथ रहे, तो सबके भाव सद्भाव से, और जो जीव गीता की ओर से 150 गीता प्रेमियों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत से अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आया, वो सब भी आह्लादित हैं, आनंदित हैं। दूरदर्शन आज अपनी शानदार यात्रा के 66 वर्ष पूरे कर रहा है। भारत में 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन से प्रसारण युग का शुभारंभ हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आज के ही दिन पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। 1975 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का ही एक हिस्सा रहा था। बाद में 1 अप्रैल 1976 को यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अलग विभाग के रूप में सामने आया। आज दूरदर्शन स्टूडियो और ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क के साथ भारत की सबसे बड़ी प्रसारण संस्था है। यह टेलीविजन, ऑनलाइन और मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है, जो महानगरीय और क्षेत्रीय होने के साथ साथ देश विदेश के दर्शकों तक भी पहुंचती है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने 1965 के भारत पाक युद्ध में मिली 60वीं विजय की पृष्ठभूमि में 15 सितंबर 2025 को चंडी मंदिर में अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर पश्चिमी कमान के जीओसी इनसी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम ने पश्चिमी कमान के सभी रैंकों की निस्वार्थ सेवाओं और ऑपरेशन सिंदूर तथा हाल ही में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ राहत अभियानों के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने सभी रैंकों से वीरता की उत्कृष्टता परंपराओं को कायम रखने और राष्ट्र सेवा में अडिग रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर पश्चिमी मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वाधवा, एसएम ने पश्चिमी कमान के जीओसी इनसी की ओर से वीर स्मृति युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह समारोह राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि थी। उनका साहस और निस्वार्थ कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे, जो राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता के प्रमाण है। पश्चिमी कमान की स्थापना 15 सितंबर 1947 को विभाजन की उथल पुथल के बीच हुई थी। प्रारंभ में दिल्ली और पूर्वी पंजाब कमान के रूप में स्थापित यह दिल्ली और पंजाब क्षेत्रों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थी। अनिश्चित सुरक्षा स्थिति के कारण मुख्यालय एक मोबाइल ट्रेन से संचालित होता था, जो अब चंडी मंदिर संग्रहालय में संरक्षित है। हिसार में आज जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने की। बैठक में कुल 14 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 8 का मौके पर ही समाधान किया गया और 6 को लंबित रखा गया। मंत्री ने स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से यह समाधान संभव हुआ है। इसमें 14 मत थे, 14 में से 8 का समाधान किया और 6 को पेंडिंग किया है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिसमें एक व्यक्ति तो हॉस्पिटलाइज था, जो बॉम्बे में उसका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए इस मान के चलते उसको भी इसलिए पेंडिंग किया है। तो सभी का प्रॉपर समाधान किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा द्वारा 17,000 प्रति एकड़ मुआवजे की मांग पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में अधिकतम 7,000 ही दिए जाते थे, जबकि वर्तमान सरकार 15,000 प्रति एकड़ मुआवजा दे रही है। अब तक 66,000 किसान पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं और 38 लाख एकड़ से अधिक फसल के नुकसान की रिपोर्ट भी मिली है। उन्होंने हांसी को जिला बनाए जाने पर ड्रोनों के टूटने से हुए जलभराव और प्रजापति समाज को दी गई जमीन पर किए गए कब्जों पर भी स्पष्ट जवाब दिया। सूखे से, बीमारी से तो फसल बर्बाद हो जाती थी, तो मैं 6,000 और 7,000 मैक्सिमम मुआवजा उन्होंने दिया है। और आज नायब सैनिक सरकार आज 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रही है। और अब तक 11 साल में 15,465 करोड़ किसानों को मुआवजा दे चुके हैं।
दूसरी बात, आज तक, कल तक, परसों तक का मेरे पास जो फिगर है, पूरे हरियाणा में 66,000 किसानों ने हमने पोर्टल खोला है कि जिस किसान का फसल का नुकसान हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो 66,000 किसानों ने पोर्टल पर अपलोड किया है, जिसमें लगभग 38.5 लाख एकड़ भूमि है जो पोर्टल पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण बल्लभगढ़ में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद वे स्थानीय भाजपा नेता के घर भी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर व अन्य सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई है और नुकसान का सर्वे जारी है, जिसकी भरपाई सरकार करेगी। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी इस दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी। उन सभी योजनाओं को लेके प्राथमिकता के आधार पे हम ये पखवाड़ा सप्ताह मनाते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्राथमिकता के आधार पर सप्ताह में कैंप लगा के ब्लड कैंप लगाए जाते हैं। हम मोदी जी का जन्मदिन मनाते हैं। स्वयं योगी जी, पूरा मंत्रिमंडल और पूरा प्रशासन बाढ़ राहत में लगा है, जिसका ये नतीजा है एक भी ट्रेजेडी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के दौरान नहीं हुई। लगातार जहां फसलें जितनी नष्ट हुई हैं, सर्वे चल रहा है, उनकी भरपाई सरकार करेगी। जिनके घर गिरे हैं, जिनके पशु मरे हैं, उनकी लगातार सर्वे चल रहा है, सरकार भरपाई करेगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पंजाब दौरे और अन्य मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि राहुल गांधी अब सिर्फ हाजिरी लगाने पंजाब आए हैं, जबकि जब पंजाब बाढ़ से जूझ रहा था तब उन्होंने किसी की मदद के लिए राहत भरा हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दी, पानी आकर चला भी गया। हस्ताक्षर अभियान को लेकर विज ने कहा कि कांग्रेस को अब देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने आगे कहा कि जब ईडी रेड करती है तो रोते हैं, कोर्ट फैसला दे तो शोर मचाते हैं। कांग्रेस को वोट न मिलने की तकलीफ है और इसका इलाज किसी के पास नहीं है। बहुत देर कर दी, हजूर आते आते पानी तो आकर चला भी गया, उतर भी गया। जब पानी में लोग डूब रहे थे तब तुम्हारा राहत भरा हाथ किसी की ओर बढ़ा नहीं। कांग्रेस पार्टी को इस देश की जितनी प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर भरोसा नहीं है और इनके कुछ लोगों में तो मूक सहमति हुई है कि तमाम राजनीतिक संस्थाओं को परेशान किया जाए। कहीं पे ईडी रेड डालती है तब आप बोलते हो, कहीं पर सीबीआई जाती है तब आप बोलते हो, यहां तक कि कोई कोर्ट का फैसला आता है तब भी आप बोलते हो। बिजली विभाग में बकाया पेमेंट को लेकर विज ने कहा कि सभी अधिकारियों से जिलावार लंबित राशि की जानकारी ली गई है। बाढ़ के कारण कार्य रुका था, लेकिन जल्द ही पूरा किया जाएगा और डिफाल्टरों पर कार्यवाही होगी। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फिर से मारा, अब मैदान में भी हराया है। कार्यक्रम करेंगे। मेरे 4 मंडल हैं, चारों मंडलों को एक एक जो रक्तदान शिविर लगाने के लिए कहा है, जिसमें 75 लोग रक्तदान करेंगे। इसी प्रकार से चारों मंडलों में नमो वन 75 पेड़ एक ही वैरायटी के एक जगह पर लगाने के लिए कहा है। देखिए, उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर मारा पाकिस्तान को
अब क्रिकेट के मैदान में भी मारा। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ स्थित जयराम सदन में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा की रूपरेखा साझा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस दौरान जनता के बीच जाकर सेवा कार्य करें और पार्टी की नीतियों को प्रचारित करें। बैठक के दौरान उन्होंने पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में अपनी हार के लिए रामविलास शर्मा को जिम्मेवार ठहराया था। शर्मा ने कहा, मुझे नहीं पता कि वे मेरी तारीफ कर रहे हैं या कुछ और, लेकिन यह हमारा घरेलू मामला है और इसे आपस में हम सुलझा लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री अनिल विज की सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि विज मेरे मित्र हैं और मुझे भरोसा है कि वे मेरी मदद अवश्य करेंगे। सत्रह सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती तक महेंद्रगढ़ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि एक तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। अब पता नहीं डॉक्टर अभय सिंह ये बता के मेरी तारीफ कर रहे हैं, घरेलू डोमेस्टिक अफेयर 60% से ऊपर, जैसे बाजरा मेन फसल है और बाजरा इस बार बम्पर क्रॉप है महेंद्रगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 21 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव को लेकर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला आज फतेहाबाद के टोहाना स्थित दमकोरा खेल स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया और 20 सितंबर तक पंजीकरण करवाने का आग्रह किया। सांसद सुभाष बराला ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सांसद खेल महोत्सव युवाओं को नए अवसर और मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही सांसद सुभाष बराला ने दमकोरा स्टेडियम की अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं की सराहना की और अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। टारगेट दिया है कि विकसित भारत में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए और हम सब सांसदों को उन्होंने सांसद खेल महोत्सव कराने का इसी दृष्टिकोण से निर्देश दिया है। इसका रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त से ऑनलाइन शुरू हुआ है और ये 20 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा और इसके बाद 21 तारीख से विधिवत खेलों की शुरुआत हो जाएगी। प्रथम और दूसरे स्थान पर आने वाले जो विधानसभा स्तर के बच्चे बच्चियां हैं वो फिर लोकसभा स्तर पे खेलेंगे और ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा, बहुत व्यापक इसमें एक क्षेत्र रहेगा जिससे बच्चे निकल करके आएंगे और पूरे देश भर में इस प्रकार का आयोजन होगा। तो मैं समझता हूं देश के करोड़ों करोड़ बेटे बेटियां इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेंगे। केंद्र सरकार की हैप्पी कार्ड योजना भिवानी जिले में सफल साबित हो रही है। अब तक जिले में 1,52,000 से अधिक पात्र लोगों के हैप्पी कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत कार्ड धारक हरियाणा रोडवेज में एक वर्ष में 1,000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। वर्तमान में 1,38,000 से अधिक लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं। भिवानी डिपो में 90,000 से ज्यादा कार्ड बने हैं। 13,000 से अधिक कार्ड अभी डिपो में वितरित किए जाने शेष हैं। टीएम भरतपाल परमार ने बताया कि यात्रा के समय आधार कार्ड अनिवार्य है। पात्र व्यक्ति सीएससी सेंटर या संबंधित डिपो से आवेदन कर सकते हैं। हैप्पी कार्ड हमारे पास आए थे जिसमें हमने 1,38,918 हैप्पी कार्ड की डिलीवरी यानी कि एक्टिवेट करके वहां पे हमने लोगों को दे दिया और इसका लाभ उठा रहे हैं। और हमारे पास अभी 13,974 हैप्पी कार्ड पेंडिंग है डिपो और सब डिपो लेवल पे, और जिसमें हमने अपने स्टाफ डेप्यूट किया हुआ है जो लोगों को कॉल करके बता रहे हैं कि आपका हैप्पी कार्ड रेडी है, आप कृपया बस स्टैंड पे आके अपना हैप्पी कार्ड लेके जा सकते हैं। ये पीछे सरकार ने ये भी चलाया था कि भी हैप्पी कार्ड जितनी ज्यादा संख्या में है, बड़े बड़े गांव हैं, तो गांव के अंदर भी जाके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वहां पे शिविर लगाए, कैंप लगा के लोगों को बुला के ना हैप्पी कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लाभार्थियों ने योजना को गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सहायक और उपयोगी बताया है। बहुत फायदा होता है। 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सरकार द्वारा सही बढ़िया मुहिम चलाई गई है।
मेरा भी एपी कार्ड बना हुआ है। सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है। 1000 किलोमीटर तक और फ्री में कितने भी घूम सका। सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। ये 1000 किलोमीटर तक कोई किराया नहीं, ना कोई फालतू की कुछ भी, सारी बढ़िया चीज। एपी कार्ड बहुत बढ़िया चीज है। प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ 2025 में पहली बार कराटे खेल को शामिल किया गया है। इस पहल के तहत सोमवार को पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में लड़के व लड़कियों के लिए जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित किए गए। जिला खेल अधिकारी खुशवंत सिंह ने बताया कि प्रत्येक जिले से लगभग 19 लड़के और 16 लड़कियां राज्य स्तर पर भाग लेंगी। इसमें कराटे गेम और ऐड कर दिया, जिससे कि खिलाड़ियों को और मौका मिलेगा खेल में भाग लेने का। तो इसमें कराटे गेम ऐड की है। इसमें टोटल 35 बच्चे भाग लेंगे, जो आज उनकी ट्रायल हो रही है। इस ट्रायल के बेस पे स्टेट खेले जाएंगे। तो ये सरकार का बहुत बढ़िया अच्छा कदम है, जिससे खिलाड़ियों को और उत्साह मिलेगा। कोच और खिलाड़ियों ने इस फैसले के लिए खेल मंत्री गौरव गौतम का आभार जताया और कहा कि इससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। और कराटे के जितने भी पलवल के खिलाड़ी हैं, उनके भविष्य के लिए, आगे के लिए उन्होंने सोचा है। और आज कराटे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे ट्रायल है और फिर कुछ दिनों बाद में खेल महाकुंभ के लिए टीम रवाना होगी। स्टेट लेवल पर कराटे के गेम के लिए जाएंगे और ये गेम गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसके लिए हम गौरव गौतम जी, जो कि हमारे खेल मंत्री जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। फिलहाल हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए आए हुए हैं। इसके बाद काफ़ी जल्द हम लोग स्टेट के लिए भी रवाना होंगे। और मुझे इस खेल में अराउंड 5 साल हो चुके हैं और हमें बहुत खुशी है। संग संग पूरे हरियाणा को भी बहुत खुशी है कि हमारे खेल को फिर से महाकुंभ में शामिल किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि गौरव गौतम श्री हमारे खेल मंत्री ने कराटे को खेल महाकुंभ में इस बार लिया है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर तक आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के भिवानी जिले की 3 बेटियों ने भारत के लिए गौरव हासिल किया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक पदक विजेता जूलिया कोलैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत की 9वीं विश्व चैंपियन मुक्केबाज बनी। नुपुर शोराण ने 80 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, जबकि पूजा बोहरा ने 80 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। जैस्मिन के माता पिता और कोच ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। हमें बहुत खुशी है, बेटी ने देश का नाम रोशन किया है और देश का राष्ट्रीय गान विदेश में वो किया है। हमें बहुत खुशी हो रही है। जैस्मिन ने बहुत बढ़िया करा है और हमें खुशी है। और जैस्मिन को एक महान उपाधि जो आज देश के दौड़े में उसको गोल्ड मेडल डाला है, वो एक बहुत ही महान और एक नेक कार्य किया। खुशी भी थी और ये डर भी था कहीं ऊंच नीच न हो जाए, कुछ रह नहीं जाए, लेकिन उम्मीद ज्यादा यही थी कि बेटी गोल्ड मेडल ही लेके आएगी और जीत के ही आएगी। जैस्मिन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी 1 महीना पहले, इससे पहले वर्ल्ड कप हुआ था अस्थाना कजाकिस्तान, उसके अंदर भी जैस्मिन ने गोल्ड मेडल लिया था। तो जैस्मिन के लिए 2025 बहुत ही अच्छा और साबित होने जा रहा है और इसका फ़ायदा जो आने वाले टूर्नामेंट में मिलेगा। जो एशियन गेम्स अगले साल 2026 में, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं अगले साल। जैस्मिन ने हमारी भिवानी गांव का, भिवानी शहर का या हरियाणा का, अपने इसका डानी मेहता का इसका नाम ऊंचा किया है। तो जैस्मिन ने गोल्ड लिया है और इसका पूजा बोरा ने भी, हमें तो सबसे गोल्ड आए 6 लड़कियों को, पर जैस्मिन ने गोल्ड लिया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसी लड़की भगवान सबको दे। वहीं पूजा बोहरा के कोच भीम अवार्डी संजय शोराण ने इसे भिवानी और हरियाणा के लिए गर्व का क्षण बताया। स्थानीय लोगों ने भी इन बेटियों की ऐतिहासिक जीत पर हर्ष व्यक्त किया। काफी रिजल्ट भी अच्छा रहा। इंडिया का अपनी जैस्मिन का गोल्ड आया है, नूपुर का सिल्वर मेडल आया है और पूजा का ब्रॉन्ज मेडल आया है। आज फाइनल, एक मीनाक्षी की आज फाइनल है, हमें उम्मीद है उसका भी गोल्ड मेडल आएगा जो फाइनल, और सब अच्छा है। खासकर मैं थैंक यू बोलूंगा BFI को, जो हमारे बॉक्सिंग संघ है,
जो इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ तक पहुंचाया है इन्होंने बॉक्सरों को। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।